myself Dr. Manju Meena, Assistant Professor in Chemistry from Government College कोटा। आज हम न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी का अध्ययन करेंगे। नाभिकीय चुंबकीय स्पेक्ट्रोस्कोपी या न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस और एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाने के साथ साथ अपने अक्ष पर भी घूर्णन करते हैं, जिससे उनका चक्रण कोणीय संवेग उत्पन्न होता है, जिसका मान √S ब्रैकेट S+1 ब्रैकेट क्लोज इंटू H/2π के बराबर होता है, जहां S चक्रण क्वांटम संख्या है। हम यह भी जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन की चक्रण क्वांटम संख्या का मान हाफ होता है, जो कि +½ अथवा -½ हो सकता है। इन इलेक्ट्रॉनों की ही भांति कई नाभिक भी ऐसे होते हैं जो चक्रण करते हैं और उनके चक्रण कोणीय संवेग का मान √I ब्रैकेट I+1 ब्रैकेट क्लोज इंटू H/2π के बराबर होता है, और I है नाभिक की चक्रण क्वांटम संख्या। लेकिन नाभिक के लिए I के कई प्रकार के मान होते हैं जो नाभिक में विद्यमान न्यूक्लियन अर्थात प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की संख्या पर निर्भर करते हैं। नाभिक में विद्यमान प्रत्येक न्यूट्रॉन व प्रोटॉन चक्रण करता है और I इन समस्त चक्रणों का परिणामी मान होता है। I का मान 0, पूर्ण संख्या अथवा अर्धपूर्ण संख्या भी हो सकती है। कुछ प्रमुख नाभिकों की द्रव्यमान संख्या, परमाणु संख्या एवं उनके चक्रण क्वांटम संख्याओं के मान निम्न सारणी में दिखाए गए हैं। यदि द्रव्यमान संख्या सम है और उसकी परमाणु संख्या भी सम है तो चक्रण क्वांटम संख्या का मान 0 है। उदाहरण के लिए कार्बन C12, ऑक्सीजन 816, जिनकी द्रव्यमान संख्या का मान सम या इवन है और उनके परमाणु संख्या का मान विषम है, तो चक्रण क्वांटम संख्या का मान 1, जैसे कि 1H2 7N14। कुछ विषम द्रव्यमान संख्या वाले और उनकी परमाणु संख्या विषम या सम है, उनकी चक्रण क्वांटम संख्या का मान अर्धपूर्ण संख्या हाफ है, जैसे कि 1H1 6C13 7 नाइट्रोजन 15 9 फ्लोरीन 19 15 फास्फोरस 31। इसी प्रकार 3/2 यदि चक्रण क्वांटम संख्या का मान है, उसके उदाहरण हैं 5 बोरोन 11 17 क्लोरीन 35 35 ब्रोमीन 79, जिनकी चक्रण क्वांटम संख्या का मान 5/2 है। उसका एग्जाम्पल है 8 ऑक्सीजन 17, जिसकी चक्रण क्वांटम संख्या का मान 7/2 है। उसका एग्जाम्पल है 13V51 एंड 27 कोबाल्ट 55। जिन नाभिकों के लिए चक्रण क्वांटम संख्या का मान 0 है, उनका कोई कोणीय संवेग नहीं होता है और वे कोई चुंबकीय आघूर्ण भी उत्पन्न नहीं करते हैं। अतः ऐसे नाभिक के लिए एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं होती है। इसके विपरीत जिन नाभिकों के चक्रण क्वांटम संख्या का मान हाफ है, जैसे कि हमने प्रीवियस टेबल में देखा था 1H1 6 कार्बन 13 9 फ्लोरीन 19 आदि, ये सभी एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के प्रति एक्टिव या सक्रिय होते हैं। ये नाभिक जब नाभिकीय अक्ष पर चक्रण करते हैं तो इस नाभिकीय आवेश के चक्रण के फलस्वरूप एक चुंबकीय द्विध्रुव उत्पन्न होता है और ये नाभिक सूक्ष्म चुंबकों की भांति व्यवहार करने लगते हैं। उदाहरणार्थ 1H1 के नाभिक अर्थात प्रोटॉन के चक्रण से उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण को हम निम्न चित्र के अंदर देख सकते हैं, जहाँ की वह नाभिक के अक्ष की तरफ भी घूर्णन हो रहा और साथ में नाभिक के यहाँ पर I बराबर हाफ वाले समस्त नाभिकों का प्रोटॉन की भांति एक साथ गोलाकार आवेश वितरण होता है और जिसके चक्रण से चुंबकीय द्विध्रुव उत्पन्न होता है। क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार कोई नाभिक एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कितने अभिविन्यास ग्रहण कर सकता है, यह उसके चक्रण क्वांटम संख्या I पर निर्भर करता है और अभिविन्यासों की संख्या
का निर्धारण निम्न सूत्र के द्वारा हो सकता है। 2i+1। i बराबर हाफ के लिए नाभिकों के दो प्रकार के अभिविन्यास होते हैं। फर्स्ट, घड़ी की सुई की दिशा में अर्थात क्लॉकवाइज, जब चक्रण का मान +½ होगा और उसके द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र लगाए गए बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के साथ संरेखित या अलाइंड होगा, नाभिक की यह अवस्था निम्न ऊर्जा स्तर पर होती है। सेकंड है, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में या एंटी क्लॉकवाइज, जब चक्रण का मान -½ होगा और उससे उत्पन्न चुंबकीय द्विध्रुव बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के विरुद्ध संरेखित होगा, नाभिक की यह अवस्था उच्च ऊर्जा स्तर की होती है। अतः ऐसे नाभिकों के लिए ऊर्जा के 2 स्तर बन जाते हैं, जिसे हम निम्न चित्र के अंदर देख सकते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में I बराबर हाँ, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र जैसे लगाया जाए तो चक्रण का मान +½ और -½ +½ मतलब चुंबकीय क्षेत्र की सिद्ध में क्लॉकवाइज और -½ चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में अर्थात एंटी क्लॉकवाइज, जिसे हम निम्न प्रकार से भी देख सकते हैं कि जब बाह्य चुंबकीय क्षेत्र B0 लगाया जाता है तो जब संरेखित अवस्था में होते हैं तो दोनों पोल उसी दिशा में होंगे, और जब विपरीत दिशा में या एंटी क्लॉकवाइज चक्रण होगा तब इनके पोल चेंज हो जाते हैं। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं कि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में संरेखित या उच्च ऊर्जा अवस्था में होता है, और ये वाला बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में संरेखित है अर्थात निम्न ऊर्जा अवस्था में है। इस प्रकार प्रबल चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव से स्पिन या चक्रण क्वांटम संख्या I बराबर हाफ वाले नाभिक 2 प्रकार की ऊर्जा अवस्था में पृथक हो जाते हैं। इस प्रकार की परिस्थिति में नाभिक कम ऊर्जा युक्त रेडियो आवृत्ति 10⁷ to 10⁸ हर्ट्ज वाले विकिरणों से ऊर्जा का अवशोषण करके कम ऊर्जा स्तर से उच्च स्तर पर चले जाते हैं। किसी नाभिक द्वारा ऊर्जा का अवशोषण जो कि लगाए गए चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष नाभिकीय चक्रण को परिवर्तित करता हो, अनुनाद अवशोषण या रेजोनेंस एब्जॉर्प्शन कहलाता है, और इस प्रकार के अवशोषण से प्राप्त स्पेक्ट्रम को नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद या न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रम कहते हैं। यौगिकों के NMR स्पेक्ट्रा से उनकी संरचना के बारे में काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त होती है। यौगिकों की संरचना ज्ञात करने की इस तकनीक को ही हम NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। जब चुंबकीय क्षेत्र में यदि चक्रण करने वाले नाभिक हाइड्रोजन हो तो इस प्रकार की स्पेक्ट्रोस्कोपी को प्रोटॉन या H1 NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। चूँकि हाइड्रोजन के नाभिक केवल एक प्रोटॉन होता है, अतः इस स्पेक्ट्रोस्कोपी को प्रोटॉन चुंबकीय अनुनाद या प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस PMR स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। चक्रण करते हुए प्रोटॉन एवं सूक्ष्म छड़ की चुंबकता को हम इस चित्र की सहायता से समझ सकते हैं। जब चक्रण करता हो प्रोटॉन संबंध नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इसके अंतर्गत जब बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाता है तो निम्न प्रकार से चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। इसी प्रकार से यदि सूक्ष्म छड़ चुंबक के संबद्ध चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाता है तो उसमें भी प्रोटॉन के जैसे ही चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। इसके आधार पर कह सकते हैं कि हम एक सूक्ष्म चुंबक और एक चक्रण करते हुए प्रोटॉन के चुंबकीय क्षेत्र में समानता प्रदर्शित होती है। हाइड्रोजन के नाभिक या प्रोटॉन धनावेशित होने के कारण एक सूक्ष्म छड़ की भांति कार्य करते हैं और उसके आसपास चुंबकीय बल रेखाएं उत्पन्न करते हैं। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि प्रीवियस चित्र में देख सकते हैं कि निम्न प्रकार से रेखाएं उत्पन्न होती हैं। किसी चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में प्रोटॉन का चुंबकीय आघूर्ण बेतरतीबी से अभिविन्यासित होता है। यहाँ पर कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं है, लेकिन जैसे ही चुंबकीय क्षेत्र B0 लगाया जाता है तो सैंपल को जब इस चुंबकीय क्षेत्र में हम रखेंगे तो उसके प्रोटॉन एक संभावित अभिविन्यास को ग्रहण कर लेते हैं। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष संरेखित या अलाइंड चक्रण वाले अल्फा चक्रण वाले अथवा विपरीत बीटा चक्रण अवस्था वाले अभिविन्यास को ग्रहण कर लेते हैं।
प्रोटॉन को निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर तक जाने में कितनी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी? यह चुंबकीय क्षेत्र B0 की तीव्रता पर निर्भर करती है। NMR के समीकरण के द्वारा हम चुंबकीय विकिरणों की आवृत्ति को निम्न सूत्र की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। न्यू बराबर गामा B0/2π, जहाँ पर न्यू है आवृत्ति जो कि हर्ट्ज में नापते हैं, B0 है चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति जिसे हम गॉस में मेजर करते हैं, और वाई गामा है मैग्नेटोजाइरिक अनुपात जो कि नाभिकीय स्थिरांक होता है, और प्रोटॉन के लिए इसका मान 26,753 होता है। अतः यदि 1.41 टेस्ला 1 टेस्ला इजिकल्स टू 10⁴ गॉस चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाए तो अवशोषण की आवृत्ति 6 × 10⁶ हर्ट्ज या 60 मेगाहर्ट्ज होती है, जबकि 7.0 टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र लगाने पर अवशोषण की आवृत्ति 300 × 10⁶ हर्ट्ज या 300 मेगाहर्ट्ज हो जाएगी। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं कि जब चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाता है तो डेल्टा ई का मान, जब B0 1.4 टेस्ला है तो डेल्टा ई का मान V/6 मेगाहर्ट्ज, और जब B0 बराबर 7.04 टेस्ला है तो डेल्टा ई का मान है 300 मेगाहर्ट्ज। किसी पदार्थ का NMR स्पेक्ट्रम ज्ञात करने के लिए हम आवृत्ति को स्थिर रखकर उसके चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को परिवर्तित करते हैं, जबकि हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा भी था कि UV और IR में इसके विपरीत होता है। वहाँ पर एक निश्चित चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उस पर से लगातार परिवर्तित होती हुई आवृत्ति के विकिरण गुजारने पर स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, लेकिन NMR में इसके विपरीत है। अतः चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के जिस मान पर विकिरणों की ऊर्जा नाभिक के उच्च ऊर्जा स्तर में जाने के लिए पर्याप्त होती है, अवशोषण होता है और एक संकेत या सिग्नल प्राप्त होता है, ऐसे स्पेक्ट्रम को हम NMR स्पेक्ट्रम कहते हैं। इस प्रकार से हमें NMR स्पेक्ट्रम प्राप्त होते हैं। Y एक्सिस पे विकिरणों की अवशोषण है और X एक्सिस पे चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति है। यहाँ हम देख सकते हैं कि डाउन फील्ड लेफ्ट साइड है और अप फील्ड राइट हैंड साइड है, और मिड में एक सिग्नल हमें प्राप्त हो रहा है। थैंक यू।